जो शहीद हुए हैं वीर और वीरांगनाओं, सभी को मैं नमन करता हूं और नमन करते हुए उन व्यक्तियों को जिन्होंने इस देश को आज़ाद कराने में शहादत दी है और दिए हैं, उनको याद करते हैं। आज का विशेष दिन सिर्फ इसी के लिए है। ऐसा बात नहीं है कि हम माने कि मनरेगा का चर्चा करने के लिए बैठे हैं। इस पर हमें ये दिन जो मिला है, जैसे कोई हम लोग सिख हैं, कोई मुस्लिम है, कोई हिंदू है, कोई ईसाई है, सब कोई अपने अपने धर्म के गुणगान करते हैं। आप रामनवमी के दिन में राम भगवान का याद करते हैं, यही कल जन्माष्टमी है, सिर्फ कृष्ण भगवान को याद करेंगे। उसी तरह से क्रिश्चियन भाई लोग अपने क्रिश्चियन देवी देवताओं को याद करते हैं, मुस्लिम भाई बंधु लोग अपने भगवान को याद करते हैं। तो हमको याद करना है किनको? आज जो आज़ादी के दीवाने थे, जिन्होंने हमको ये आज़ादी दी। जैसा कि सर ने बताया, आज़ादी मुफ्त में नहीं दिया है, लेकिन आज के नादान लोग, कम जानकार लोग, अनपढ़ गंवार लोग उसको हम बोलते हैं, जो ये बोलते हैं कि आज़ादी हमें मुफ्त में मिली है। मुफ्त में नहीं मिली। जब ईस्ट इंडिया कंपनी आई थी 1600 ईस्वी में, जब निर्माण हुआ था, उसके पहले से ही हमको लोगों ने गुलाम बना लिया। ये गुलामी की परंपरा हर्षवर्धन जो 6वीं शताब्दी के लास्ट हिंदू सम्राट थे, उनकी मृत्यु के बाद ही शुरू हो गया। जो हमारे देश में मुगल आए और मुस्लिम शासक आए, जिन्होंने दिल्ली सल्तनत में 5 गो राज्यों के रूप में हम पर शासन किया। ममलूक वंश, खिलजी वंश, तुगलक वंश, सैयद वंश, लोधी वंश, ये सब वंशों के खत्म होने के बाद सब कौन थे? सब विदेशी थे, आक्रांता लोग थे, आकर के हम पर शासन करना शुरू हो गए। तो उन्होंने लास्ट से हिंदू हमारे सम्राट थे जिन्होंने देश के लिए लड़ा, वो थे पृथ्वीराज चौहान। 1191 ईस्वी में तराइन के प्रथम युद्ध में अगर पृथ्वीराज चौहान ने मोहम्मद गोरी को मार दिया होता, तो ये हमें दिन देखने के लिए नहीं मिलता जो आज हम लोग देख रहे हैं। लेकिन 1192 में फिर वही चालाक धूर्त मुस्लिम आक्रांताओं ने आकर के छल से पृथ्वीराज चौहान को बंदी बनाया और अफगानिस्तान ले गया। अफगानिस्तान ले गया तो उसमें एक माने हमारे चंद्र बरदाई साहब भी थे, जो उनके दोस्त थे, नाम राइटर नहीं थे, कवि के रूप में जिनको लोग जानते हैं ना, उनका वो बचपन का दोस्त थे। 5 दोस्त मिलकर के इन्होंने अपना जीवन शुरू किया था। अजमेर से शुरू किया और दिल्ली सल्तनत को जीता। और दिल्ली पर शासन करने के बाद में जो राजा जयचंद ने विदेशी आक्रांताओं को लड़ने के लिए, मोहम्मद गोरी को लड़ने के लिए जो भारत को बुलाया, इसके फलस्वरूप हम लोग का राजा पृथ्वीराज चौहान बंदी बने और अफगानिस्तान उन्हें ले जाया गया। लेकिन क्या माने चालाकी से चंद्र बरदाई साहब ने बोला कि इसमें पृथ्वीराज चौहान को तो आप लोग माहिरी दीजिएगा, लेकिन इसके अंदर में एक कला है, उस कला को आप लोग जान लीजिए। ये है कि सप्तवेदी बांध चलाता है, आंख मूंद करके भी ये बांध चलाने में सक्षम है व्यक्ति। तो मोहम्मद गोरी कहा कि तुम लोग इंडियन लोग क्या जादू दिखाता है, जरा हम लोग को भी दिखाओ। चारों तरफ से जैसे फील्ड क्रिकेट का मैदान कैसे है, उस तरह से फील्ड सजा और चारों तरफ से अपना कुर्सी पर, सबसे ऊंचे कुर्सी पर मोहम्मद गोरी बैठा। इतने में और चारों कोने पर ड्राम रखा गया। एक बार ड्राम बजता था और पृथ्वीराज चौहान दोनों आंख तो फोड़ दिया था ना, पृथ्वीराज को चौहान को पकड़ने के बाद ये दोनों आंख को सीट काट करके फोड़ दिया था और वहां से बंदी बना करके घसीट करके लेकर के गया था अफगानिस्तान और गौर ले जा करके ये सारा सब मज्जर हो रहा था। तब ड्राम पर मारते थे बांध। जब 4 को बेच दिए ड्राम को, तो 5वां तो ड्राम के रूप में इनका जो टारगेट था वो मोहम्मद गोरी था। तो वही चंद्र बरदाई आकर के अपने कहावत के रूप में बोले, 4 बार 24 गज अंगुल अष्ट परमान, ताऊ पे चौहान, ताऊ पे गोरी है, मत चुको चौहान। ये जो कहावत जो बोला ने, लोगों को तो पता ही नहीं चला कि क्या बोला, लेकिन वो डिस्टेंस को कैलकुलेट करके पृथ्वीराज चौहान को उनका जो दोस्त थे ना चंद्र बरदाई साहब ने बताया, इतना दूरी पर वो मोहम्मद गोरी बैठा है। तो वो जब ये दोनों आपस में गुडर पुडर कर रहे थे, मोहम्मद गोरी बोला, अरे तुम लोग इंडियन लोग क्या आपस में बात कर रहे हो। बस आवाज मिला, यूं मिला आवाज, एक ऐसा तीर चला और जाके सीधे कंठ में घुसा और उसका टेटुआ वहीं पर दब गया। और अंत में चंद्र बरदाई अपना दोनों निकाले, छोटी कटार और एक पृथ्वीराज चौहान को दिए और अपने दिए, दोनों एक दूसरे को मार करके देश के लिए, अपने वतन के लिए शहीद हो गए। लेकिन
दुश्मनों के हाथ नहीं लगे। अब ये तो रही उसकी बात। उसके बाद 1526 में हमारे बाबर आए, फिर वही दोगला आदमी जयचंद बुलाया था इसको करने के लिए, दिल्ली को जीतने के लिए। और परिणाम क्या हुआ? परिणाम यही हुआ कि हम एक बार फिर से 1526 से गुलाम हो गए और मुगल वंश सल्तनत की नींव पड़ गई, जो धीरे धीरे चलते चलते 1857 की लड़ाई में जाकर के जब तक कि अंग्रेज हम पर नहीं आया था तब तक हम लोग मुसलमानों के गुलाम थे। क्या माने कि सलूक किया जाता था, धर्मांतरण किया जाता था, शोषण किया जाता था, माँ बेटी बहनों की इज्जत लूटी जाती थी। जब अंग्रेज लोग आए हम पर शासन करने के लिए तो पहले वो शासन करने के लिए नहीं आए थे, अपना व्यापार करने के लिए आए थे। ईस्ट इंडिया कंपनी की स्थापना की बंगाल में और वहीं से उन्होंने सिराजुद्दौला जो जान गए, वहाँ के जो मिर्जापुर के जो राजा थे वो जान गए कि हमको माने बिजनेस कर करके हमको गुलाम बनाना चाहता है। परिणाम है वहाँ भी लड़ाई शुरू हुई और वहाँ भी एक गद्दार देश का खड़ा हुआ जिसको सब लोग जानते हैं मिर्जाफर के रूप में। मिर्जाफर ने छल किया, पैसा की पोटली लेकर के रॉबर्ट क्लाइव, अंग्रेज से रॉबर्ट क्लाइव से पोटली लेकर के, और वो पलासी के मैदान में युद्ध हार गया। ये 1757 की घटना है। जब 1757 की घटना में जब हार गए तब बंगाल को जीत लिया। अब बंगाल एक बहुत बड़ी प्रेसिडेंसी थी, उसके तहत में बिहार भी था, उसके तहत में उड़ीसा भी था। ये होने के बाद में दूसरी लड़ाई बक्सर के मैदान में लड़ी गई 1764 में, जहाँ पर तीन राजाओं ने, दिल्ली सल्तनत की भी राजाओं ने शामिल होकर के बक्सर के मैदान में लड़ाई लड़ा और वो भी लड़ाई को अंग्रेज लोग छल से कपट से जीत लिए और इस तरह से उत्तर भारत पूरा गुलाम बन गया। और तब इन्होंने दक्षिण की ओर रुख किया और मद्रास में जाकर के इन्होंने पांड्याबाज की लड़ाई लड़ी और पांड्याबाज की लड़ाई के बाद में उन्हें मद्रास प्रेसिडेंसी को अपने साम्राज्य में शामिल कर लिया। अब बच गए मराठा। मराठाओं ने जिस मराठा की नींव डाली थी हमारे शिवाजी ने, अपने मुस्लिम आक्रांताओं से बचने के लिए एकमात्र वही राजा थे जिन्होंने मुस्लिम आक्रांताओं से लड़ाई लड़ी। और जैसा कि हम और आप लोग सब जानते हैं, खास करके औरंगजेब से पूरे जीवन भर अंग्रेज औरंगजेब है जो साउथ इंडिया में लड़ता रहा, लेकिन उसको कुछ हासिल नहीं हुआ। अंत में गुस्से में आकर के शिवाजी की जो मृत्यु हो गई थी, युद्ध में नहीं हुई थी, मृत्यु होने के बाद में उनके बेटे बने, उनके बेटे के साथ में इतना गंदा सलूक किया गया। उनको यही जिसको औरंगजेब नाम लेते हैं, गद्दार को नाम लेने से घृणा होता है, उन्होंने उसे मार करके उनका खाल उधेड़ करके भूसा भर करके और टांग दिया गया था। ये सब घटना जब आंखों के सामने इतिहास में पढ़ा जाता है तो मेरे शरीर में चिंगारी फूट पाती है और ऐसा लगता है कि तलवार उठा करके या तो मर जाते या मार देते, लेकिन ये सब चीज को बर्दाश्त नहीं कर पाते। तो कैसे कैसे जज्बा को लेकर के हमारे देश में क्रांतिकारी लोग पैदा हुए, ये सब चीज पहले से ही देख रहे थे। और जब अंग्रेज आए और हम पर धीरे धीरे जब जीतने के बाद में सबसे लास्ट में पंजाब को, जब तक महाराजा रणजीत सिंह जीवित थे तब तक पंजाब में घुसने का कोशिश नहीं किया, पंजाब में ही लड़ाई लड़ी और अंत में पंजाब को भी उन्होंने जीत लिया। इसके बीच में हम लोग कर्नाटक के शासन को भूलना नहीं चाहेंगे। उस वक्त में टीपू सुल्तान एक राजा जिसको टाइगर बोला जाता था, ये टीपू सुल्तान ही थे जिन्होंने अंग्रेजों को सबक सिखाया और लड़ते लड़ते शहीद हुए। और जो आज पूरे दुनिया में जो मिसाइल टेक्नोलॉजी का नाम लिया जाता है ना, वस्तु स्थिति को पैदा करने वाले, सबसे पहले रिसर्च करने वाले, दुनिया को देने वाले मिसाइल थे तो वही थे, टीपू सुल्तान थे, जिन्होंने सबसे प्रथम बार उस मिसाइल का प्रयोग किया था जो आज भी अंग्रेजों के म्यूजियम में उसको रखा हुआ है और उस पर रिसर्च चलता है। और तब से उसके बाद जाकर के जब आधुनिक युग का शुरुआत हुआ तो मिसाइल टेक्नोलॉजी की दुनिया में जिसे अग्नि, पृथ्वी, मिसाइल सब जो जान रहे हैं ना, वो उसी का वंश का ही परंपरा का लोग सब चीज है। तो हमारे देश में ऐसा नहीं कि खाली लड़ने मारने में थे, हमारे दोनों तरफ से बहुत टेक्नोलॉजी उन्नत थी। तो जब हम गुलाम बने तो इसके बीच में लड़ाई लड़ी, ऐसा बात नहीं कि हिंदुस्तान को आजाद कराने के लोगों ने नहीं लड़ाई लड़ी। जहां कर्नाटक की रानी चेन्नम्मा ने लड़ाई लड़ी अंग्रेजों के विरुद्ध,
और अपने राज्य को मुक्त अंग्रेजों से मुक्त कराने के लिए शहीद होगी, उसी तरह से ये 1761 की लड़ाई और अब हम 1857 की लड़ाई में आ रहे हैं कि रानी लक्ष्मीबाई ने उसी माने की जो भगत सिंह गायन है, माई रंग दे बसंती चोला, जिस चोले को पहन के शिवाजी खेले अपने जान पे, और जिस चोले को पहन करके लक्ष्मीबाई मिट गई अपने नाम पे, उसी चोले को पहन करके आज हम लोग देश को आजाद कराने के लिए शहीद होने जा रहे हैं। और पूरे हर्षोल्लास के साथ में भगत सिंह और अपने क्रांतिकारी दोस्तों के साथ में ये झूमते हुए मस्ताना चाल से गए थे और अंग्रेजों ने उन्हें माने की फांसी के कट्टे पर चढ़ा दिया था। तो इस देश को लड़ने के लिए, आजाद कराने के लिए एक से एक वीर सपूतों ने ऐसे ऐसे बलिदान दिए हैं, ऐसे ऐसे यातनाएं सही है, जिनकी घटना को याद करने के बाद में आंखों में चिंगारी भर आती है। जब ये लड़ाई लड़ी गई, लक्ष्मीबाई के बारे में सब कुछ जानते हैं, सारा सब चीज लुट गया, खत्म हो गया, झांसी बर्बाद हो गई, वहां से भाग गई। अब भाग करके चली गई ग्वालियर। वो जाना चाह रही थी तात्या टोपे के पास, लेकिन वहां से उनको जो गुस्सा इतना आ गया था, अपने आप को कंट्रोल नहीं कर पाई और चली गई ग्वालियर पर अटैक कर दी। अब ग्वालियर का गद्दार जो आज जिसको सिंधिया परिवार कहते हैं, अंग्रेजों का दलाल था और उसने अंग्रेजों के साथ मिल करके लक्ष्मीबाई के खिलाफ षड्यंत्र किया और वहीं कोटा की सराय में 25 अंग्रेजों ने घेर करके अकेले एक महारानी वीरांगना से लड़ करके और मारी और मरी। इस तरह से हमारी नारी कितनी वीर थी, कितनी साहसिक थी, ये सब चीज हम लोग को सीखना चाहिए। भारत की नारियां भी कितनी महान है। ये 1857 की गदर को अंग्रेज को किसी ने तो तरह से दबा दिया। तब तक हम लोग जो शासन था, यहाँ पर ब्रिटिश कंपनी का शासन था। ये होने के बाद में 1857 के बाद से अब ब्रिटिश के राजा लोग आ गए, हम पर थोप दिया गया। अंग्रेज डिसीजन लेता था, वहाँ पार्लियामेंट में बैठ करके वो सारा सब कानून हमारे देश में बनने लगा। उसमें हमारे 1835 की शिक्षा नीति भी थी, जिस शिक्षा नीति के चलते आज हम लोग को जो पढ़ाया जाता है पुरानी की मानसिकता को, ये सारी बीज को अंग्रेजों ने बुनी, हमारी धरोहर को तोड़ी, हमारी संस्कृति की तोड़ी, हमारी सभ्यता को तोड़ी। और लास्ट में जो हमारे किसान लोग, जो उस वक्त का किसान हमारे वर्ल्ड में बहुत रिच थे, अंग्रेजों ने सोचा कि इसके कमर को कैसे तोड़ा जाए, तो उसके कमर को तोड़ने के लिए पैसा का आमदनी का स्रोत क्या है, तो जानते थे कि कृषि एक सबसे बड़ा स्रोत है। कृषि के स्रोत को बर्बाद कर दिया। आधुनिक फर्टिलाइजर का उपयोग करके जबरदस्ती अपना कृषि को थोप करके जो उसके उपयोग की चीजें होती थी उसको ही सिर्फ बुनना होता था। जैसा कि सब कोई जानते हैं, महात्मा गांधी ने नील आंदोलन किया था बिहार से। जब तक महात्मा गांधी का पदार्पण नहीं हुआ था, भारत के किसानों ने ऐसा कोई बड़ा आंदोलन खड़ा नहीं किया। जब देश की आजादी के लिए महात्मा गांधी तो देश के लिए नहीं, एक्चुअली में अफ्रीका में से शुरुआत की थी जिंदगी के संघर्ष की लड़ाई को। जब वहां पर ही उनको विदेशी आक्रामकताओं से सामना करना पड़ा, तो उसने कसम खाई नटाल प्रांत में कि मैं यहाँ से अंग्रेजों को सबक सिखा करके ही रहूंगा। और वहां से अपने लड़ाई को लड़े और लड़ने के बाद उनको समझ में आया, अरे हम जब अफ्रीका में लड़ाई लड़ रहे हैं अंग्रेजों के खिलाफ इतना जास्ती, तो हमारे देश में कितना जास्ती हो रहा है, मैं क्यों नहीं अपने देश के लिए लड़ूं। तब वहां से लौट करके महात्मा गांधी इस देश के लिए आए और 1915 से महात्मा गांधी का पीरियड हुआ शुरू, और तब से यहाँ पर चलना शुरू हुआ नेताओं का दौर। जब तक नेता लोग नहीं थे, आप लोग बोलते ना नेता क्या होता है, नेतृत्व प्रदान करता है, नेता ये होता है, नेता ये होता है, जिन्होंने नेतृत्व प्रदान किया और एक छोटी सी चिंगारी को पूरे जनमानस को जन आंदोलन में बदल देने वाले ये महात्मा गांधी थे। जहां घर घर पर देश की आजादी के लिए जज्बा पैदा किया, ये महात्मा गांधी थे, जिन्होंने ऐसा बात नहीं जैसे हम ही लोग आज एग्जाम्पल देते हैं, कोई यदि साहब से लड़ने के लिए जाते हैं तो क्या एक ही बार जाकर के उनको अपना हथियार का प्रयोग कर देते हैं, मारपीट का प्रयोग कर देते हैं? नहीं ना, पहले बात से करते हैं। तो उस वक्त में जो गुलामी का जो की होल था, दौर था, विरोध करने का भारतीयों के पास में कोई संसाधन नहीं सूझ रहा था। जो लोग विरोध किए हथियार के बल पर, उनको अंग्रेजों ने कुचल दिया।
तो ऐसे में एक थर्ड हथियार का, सेकंड हथियार का उपयोग किया जिसका नाम था अहिंसा। और ये अहिंसा एक ऐसी बड़ी हथियार थी जिसके द्वारा चल करके ये जन आंदोलन का रूप धारण कर लिया। ये मैं नहीं कहता हूँ, ये आधुनिक दुनिया के जो सबसे बड़े वैज्ञानिक आइंस्टीन साहब, उन्होंने भी इनकी प्रशंसा की है कि मैंने दुनिया को विनाश करने वाले एटॉमिक वेपन तो दे दिया, लेकिन इंसानों के जीने के लिए हथियार नहीं दिया। अगर इंसानों को जीने के लिए किसी ने हथियार दिया, सिखाया, वो कौन थे? तो महात्मा गांधी थे। और उनके अहिंसा के बल पर चल करके ही देश को बहुत सारे आंदोलन हुए हैं, सविनय अवज्ञा आंदोलन से लेकर के लास्ट में, हालांकि इनको भी बर्दाश्त नहीं हुआ तो वही रास्ता पर आए जिस रास्ता पर हमारे नेताजी शुरू से बोल रहे थे। और 1992 करते हैं 1942 की क्रांति को, डू एंड डाई, करो या मरो। माने अब इसके बाद हम बर्दाश्त नहीं कर पाएंगे। या सामने सामने की लड़ाई शुरू हुई, पूरे देश में आंदोलन खड़ा हुआ, क्रांतिकारी लोग से पहले से बात लेते ही थे। परिणाम क्या हुआ? एक बहुत बड़ी आंदोलन, और जिसके चलते अंग्रेजों को मजबूर हो जाना पड़ा सोचने के लिए अब इस देश में हम लड़ाई रह करके शासन नहीं कर सकते हैं, हमको भागना पड़ेगा। और इस तरह से अंग्रेज लोग मजबूर होकर के दोनों अभी से नहीं, लेकिन उसमें भी चालाकी कर दिया, क्योंकि हमारे पास कोई संसाधन नहीं था, शासन करने का कोई अपना तजुर्बा नहीं था, और इसके चलते अपना कानून हम पर थोप दिया, किताब हमको दे दिया, कॉन्स्टिट्यूशन बनाने की बात बोल दिया, और इस तरह से फिर भी उसको 2.5 साल तक लटका करके रखा। 15 अगस्त 1947 को देश आजाद हुआ, और 26 जनवरी 1950 तक के वही अंग्रेजों का बना कानून ही चला। और 26 जनवरी को जब भारतीयों ने अपना संविधान बनाया, तब से समझिए कि भारत अपना संविधान के द्वारा शासन कर रहा है। लेकिन ये आज़ादी सिर्फ राजनीतिक आज़ादी है और इससे ज़्यादा कुछ नहीं है। अभी भी हम और आप आर्थिक गुलामी में जी रहे हैं, इतनी सब परेशान है, ऐसा बात नहीं। हम लोग का शोषण हो रहा है, ज़्यादा पैसा जो कमा रहे हैं आप दबा में भर रहे हैं, आप टैक्स में दे रहे हैं, वो टैक्स का मिसयूज हो रहा है, विदेशी कंपनी लूट कर ले जा रही है। मोदी जी देश को सपना दिखा रहे हैं, हम $1 ट्रिलियन के इकोनॉमी बना दिए, लेकिन $1 ट्रिलियन आज की नहीं, ये सदियों की इकोनॉमी थी जिसको $100 ट्रिलियन अंग्रेजों ने लूटा। कल्पना कर लीजिए, आज पूरे विदेश में आपको चाइना की $18 ट्रिलियन की इकोनॉमी है, अमेरिका की $30 ट्रिलियन की इकोनॉमी है। तो ये तो कुछ नहीं है। जिस दिन हमारे देश के नेता सुधर जाएंगे और ईमानदारी से हमारे देश के क्रांतिकारी नेताओं के दिखाए हुए रास्ते पर चल करके ईमानदारी से काम करेंगे, उसी दिन उसी रास्ते ये हिंदुस्तान एक नया हिंदुस्तान पैदा लेगा। और तब देखिएगा कि लोग कैसे इसको गर्वान्वित महसूस करते थे। लोग बोलते थे कि हमारा भारत सोने की चिड़िया है। तो ये सब चीज अभी देखते हैं ना, हम और आप, एक दो क्षेत्र है जिसको कैसे गर्व महसूस करते हैं, उसमें लोग ताली बना रहे हैं, हमारा देश चंद्र पर पहुंच गया। ऐसे नहीं पहुंचा, ये 60 साल लगे हमको वहां तक पहुंचने में। इसको ले जाने वाले प्रोफेसर USR राव को याद करना चाहेंगे, प्रोफेसर सतीश धवन को याद करना चाहेंगे। दुनिया में 200 से ज्यादा कंट्री है, लेकिन हम 5वां चौथा कंट्री में गिनती आ रहे हैं। कम उपलब्धि नहीं है कि 70 साल की आजादी में हमने ये चीज हासिल कर लिया जो दुनिया के बहुत सारे देश हासिल नहीं कर पाए। ये देश की बहुत बड़ी उपलब्धि है। तो हम लोग DRDO बनाए, मिसाइल बनाए, एक से एक टेक्नोलॉजी बना रहे हैं आगे आने वाले समय में। और हम और आप देखिएगा, अभी जो लड़ाई चल रही है ड्रोन की, ड्रोन भी भारत ने एक ऐसा ड्रोन बनाया है शायद दुनिया में किसी के पास नहीं है। बहुत जल्द ही वो ड्रोन पूरे वर्ल्ड के सामने आ जाएगा। अभी कैसे ब्रह्मोस मिसाइल पर हम नाच करते हैं, जो भी थर्ड कंट्री के लोग हैं सब कोई ब्रह्मोस मिसाइल खरीदने के लिए लालायित हो उठा है। अब इससे हमारा कितना पैसा आएगा ये मत पूछिए अपना। तो हमको नया रिसर्च को हमको आत्मसात करना होगा, और इसके साथ में हमको ईमानदारी से चलना होगा, तभी देश की आज़ादी भी बचेगी और हम लोग देश को एक संपन्न राष्ट्र को अपने बच्चों को सौंप करके जाएंगे। जैसे हम लोग गर्वान्वित महसूस होते हैं इन नेताओं को देख करके, उन कवियों को देख करके, उन वैज्ञानिकों को देख करके, उसी तरह से हमारी पीढ़ी हमको देख करके नाच करेगी। ये सोचते हुए मैं अपना वक्तव्य समाप्त करता हूँ।
जय हिंद, जय हिंद, जय हिंद। नेताजी सुभाष चंद्र बोस की, नेताजी सुभाष चंद्र बोस की। भारत के इस क्रांति के लिए मरने वाले वीर और वीरांगनाओं की।